हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कि इसमें कोड काउंट क्या होता है, क्लॉक स्पीड क्या होता है, मेमोरी बैंडविड्थ क्या होता है, पावर कनेक्टर क्या होता है, टीडीपी क्या होता है। इन सब के बारे में आज बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे जीपीयू के बारे में। तो जीपीयू आज के समय में दो ही बड़ी कंपनियां बनाती है, एक है AMD और एक है एनवीडिया। वैसे बनाता तो इंटेल भी है, लेकिन उसे अब काउंट नहीं करेंगे, वो अभी हाई स्केल पे बना नहीं रहा है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। मेन बात करेंगे AMD की और एनवीडिया की। और ये जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ये एक थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है, जैसे कि आप Inno3D का नाम सुनते होंगे, iChill का नाम सुनते होंगे। उसमें जो आपको GPU होता है वो तो बस छोटा सा होता है, जैसे मदरबोर्ड में एक CPU होता है वैसे ही GPU एक छोटा सा होता है, लेकिन उसे एक कार्ड में अटैच करके पूरे कार्ड को जो बनाती है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो उसे बनाती है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है ये होता है डेडिकेटेड CPU के लिए, जो उसमें एक कार्ड मदरबोर्ड में अटैच होता है। लेकिन आपके जो लैपटॉप में लगा होता है वो लगा होता है iGPU। डेस्कटॉप में आप ग्राफिक्स कार्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में आप ग्राफिक्स कार्ड को या GPU को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में जो GPU होता है जो कि एकदम छोटा सा होता है वो उसमें सोल्डेड होता है, जिससे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके CPU में कार्ड लगा होता है, चूँकि कार्ड में ही जो GPU लगा हुआ एनवीडिया या AMD का, तो आप पूरे कार्ड को सेपरेटली चेंज कर सकते हैं और दूसरा कार्ड एक लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि एनवीडिया ने 3060 ग्राफिक्स बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्ड किसने बनाया, तो कार्ड बनाया Inno3D ने 3060 Ti हो गया। तो यहाँ पे आपको कार्ड का मतलब होता है GPU। यहाँ पर जो बात हो रही है GPU की, वहाँ मैं बात करता हूँ GPU की, लेकिन वहाँ पे कार्ड आ जाता है Inno3D का या फिर iChill का, तो उसमें वो अटैच होता है, इसलिए हम बोलते हैं Inno3D की तरफ से आने वाला ये ग्राफिक्स कार्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टीम प्रोसेसर क्या होता है और CUDA कोर क्या होता है। ये जो स्टीम प्रोसेसर होते हैं ये आपको मिलते हैं AMD के ग्राफिक्स कार्ड में, और ये जो आपका CUDA कोर हो गया ये आपको मिलते हैं एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड में। तो यहाँ पे आप सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा आपके ये कोर होंगे, CUDA कोर हो गया या फिर आपके स्टीम प्रोसेसर के कोर हो गए, ये जितने ज़्यादा होंगे आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है या फिर GPU जो है वो उतना अच्छा काम करेगा, आपको उतना अच्छा क्वालिटी रेंडर करके देगा स्क्रीन पे या फिर गेम में। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो आपके कोर हैं ये कौन से आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। अगर आप मान लो आज से 10 साल पुराने आर्किटेक्चर पे अगर मान लो ज़्यादा कोर वाले भी ले लेते हो GPU, तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे। लेकिन अभी के समय में जो आपको ये कोर मिल रहे हैं वो अच्छे आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। तो अब आगे बात करते हैं कोर क्लॉक स्पीड की। ये जो आपका कोर क्लॉक होता है, जैसे आप CPU में देखते हैं कोर क्लॉक है जिसे मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है, वैसे ही GPU में भी कोर क्लॉक होता है। ये कोर क्लॉक जितना हाई होगा आपका GPU उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सपोज दैट आपके GPU में ज़्यादा फैन लगा हुआ है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो कूल चलेगा ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी हाई चली जाएगी। क्योंकि वो कूल है इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड नहीं करेगा और वो आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आपके कोर क्लॉक होते हैं ये आपके स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक लिखा होता है मिनिमम कोर क्लॉक और मैक्सिमम कोर क्लॉक, जो कि मेगाहर्ट्ज में डिनोट रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम तो आपको इतना कोर क्लॉक देगा ही, मान लीजिए 2.2 है, ठीक है, तो 2.2 मेगाहर्ट्ज तो आपको ये कोर क्लॉक देगा ही देगा हर हाल में। लेकिन मैक्सिमम आपको ये कितना देगा, मान लीजिए 5.5 दिया हुआ कोर क्लॉक, ठीक है, तो आपको ये क्या होगा, हमेशा ये 5.5 नहीं देगा। देखिए क्या होता है, जब आप गेम रन करते हैं तो वो आपका GPU हीट होगा, तो हीट जब ही कोई प्रोसेसर या होता है तो वो अपना पावर जो है कम कर लेता है, तो उससे क्या होता है परफॉर्मेंस आपकी डाउनग्रेड हो जाएगी, तो कोर क्लॉक भी घट जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है जो ये मिनिमम कोर क्लॉक कितना दे सकता है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं VRAM की, मेमोरी टाइप की। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ग्राफिक्स कार्ड के डब्बे पे या फिर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन को आप रीड करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है जो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो GDDR4 है, GDDR5 है, GDDR6 है। ये जितना लेटेस्ट होगा उतना ये फास्ट होगा, ये उतना पावर एफिशिएंट होगा और आपको वो उतना ही ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी और आपका गेम उतना ही स्मूथली चलेगा, उतना ही स्मूथली रेंडर होगा, उतना ही स्मूथली आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। और इस ग्राफिक्स में जो आपको VRAM देखने को मिलती है, जो कि आप देखते होंगे 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है या फिर 4 GB का GPU है लैपटॉप में, 4 GB का एनवीडिया का ये ग्राफिक्स कार्ड है या
GB का है। तो ये जो होता है ये एक VRAM होता है। ये VRAM काम क्या करता है, सपोज दैट आपने कोई गेम रन किया, ठीक है, तो उसका जो कुछ देर के लिए जो मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी, वो ये VRAM रखती है स्टोर करके। और जब भी आपके GPU को ज़रूरत पड़ेगी तो वो GPU इस VRAM से उस मेमोरी को ले लेगा और उसका वो इस्तेमाल करेगा गेम में आपके डाटा को रेंडर करने में। तो आइए अब बात कर लेते हैं मेमोरी साइज़ की। तो आपने देखा होगा कि 4 GB की ग्राफिक्स कार्ड है आपकी, या फिर 8 GB की ग्राफिक्स कार्ड है, या फिर आपकी 10 GB की ग्राफिक्स कार्ड है, और अभी तो 3090 जैसे ग्राफिक्स कार्ड 12 GB के भी आने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, एक लिमिट जो होती है उसके बाद आप कितना भी GB का आप ग्राफिक्स कार्ड लगा लीजिए, वो आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को नहीं मिलती है। सपोज दैट आपने 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया, लेकिन उसके बाद आपने 8 GB का लगाया, तो 6 से 8 GB में आपको उतना परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको 4 GB के ग्राफिक्स कार्ड से 6 GB के ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलता है। तो ये जो होता है, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत थी वहाँ पे आपको तो उतना में काम हो गया, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप उससे कम ग्राफिक्स कार्ड दे रहे हैं, सपोज दैट वहाँ पे ज़रूरत थी 8 GB ग्राफिक्स कार्ड की, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया है तो फिर आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको सीधे परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिलेगा। और आप तो इतना जानते ही होंगे कि जैसे कि आपके कंप्यूटर में मान लीजिए 8 GB का रैम लगा है, उसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड अगर आपका 4 GB का है तो ग्राफिक्स कार्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं लैपटॉप में, लेकिन डेस्कटॉप में आप चेंज कर सकते हैं। यही फायदा है और लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो अब बात कर लेते हैं मेमोरी बैंडविड्थ की। इसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये तो सभी लोग पूछते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड कितने GB का था, ग्राफिक्स कार्ड किस जनरेशन का था, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा था, 20 सीरीज था या 30 सीरीज था, लेकिन वहाँ पे बैंडविड्थ की बात कम होती है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, जो बैंडविड्थ जो होता है, यहाँ पे जो मेमोरी बैंडविड्थ होती है ग्राफिक्स कार्ड में, इसका मतलब होता है कि आप अपनी मेमोरी को कितनी जल्दी, कितनी स्पीड में एक्सेस कर सकते हो, जिससे आपके परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड में तो आपको देखने को मिल गया 6 GB की रैम, 8 GB की ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल गई, लेकिन उसकी बैंडविड्थ कितनी है? जितनी ज़्यादा उसकी बैंडविड्थ होगी उतनी जल्दी आप उस मेमोरी को, 8 GB की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही आपके कंप्यूटर की भी जो रैम होती है, जिसमें आपने देखा होगा 2600 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज़, वैसे ही इसमें भी आपको बैंडविड्थ देखने को मिलती है। ग्राफिक्स कार्ड में भी वो बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी, आपकी परफॉर्मेंस GPU की उतनी ही बढ़ जाएगी। और ये जो GPU की मेमोरी कोर क्लॉक होती है, ये किस पे निर्भर करती है या फिर किस पे डिपेंड करती है बैंडविड्थ? तो ये डिपेंड करती है कोर क्लॉक पे, बस विड्थ पे। ये जो आपकी बस विड्थ है 128 बिट या फिर 256 बिट, ये इसका मतलब होता है उतनी चौड़ी आपकी ग्राफिक्स कार्ड की चौड़ाई होगी, जिसके कारण उसमें से आप ज़्यादा तेज़ी से डाटा एक्सेस कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में उस पर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी की जो जनरेशन थी वो कौन सी थी। GDDR5 होगी तो वो कम स्पीड देगी, लेकिन अगर वो GDDR6 होगी तो वो ज़्यादा फास्ट तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएगी। तो ये तीनों चीज़ मिला के मेमोरी की बैंडविड्थ डिसाइड करते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं मेमोरी के TDP की, यानी कि GPU के TDP की, यानी कि थर्मल डिज़ाइन पावर, TDP में आप सिंपली ये समझो कि TDP जो होती है ये आपके पावर को डिनोट करती है कि GPU में आप कितने पावर को जाने वाली, यानी कि GPU में आप कितना TDP यूज़ करने वाले हैं। एक पावर को डिनोट करने का ये एक सिंपल सा यूनिट है। तो TDP का मतलब है, मान लीजिए आपकी जो प्रोसेसर हो गई वो मान लीजिए 45 TDP की है, तो 45 वाट की हो गई। तो इस वजह से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने पावर की PSU लगानी है, जिसमें कि मदरबोर्ड का पावर हो गया, आपका CPU का पावर हो गया, GPU का पावर हो गया, वो मिला के आप डिसाइड कर पाओ कि कितने पावर की आपको PCU लगानी है। तो TDP का मतलब आप समझ गए होंगे। ग्राफिक्स कार्ड में TDP का मतलब होता है वो होता है उसके पावर कंजप्शन का रेट, वही बताती है कि ये कितना पावर कंजप्ट कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड में पावर कनेक्टर्स की। ये तो सभी जानते हैं कि मदरबोर्ड में जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट होती है उसमें आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं, लेकिन कुछ जो आपके कम पावर लेने वाले जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो तो आपके डायरेक्ट मदरबोर्ड के स्लॉट से ही पावर ले लेते हैं, लेकिन 3090, 3080 जैसे ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं उन्हें एक अलग से पावर सप्लाई देने की ज़रूरत होती है, जो कि उसमें पावर कनेक्टर के रूप में बने होते हैं।
अगर इसके पावर कनेक्टर पिन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 6 पिन देखने को मिलती है, 8 पिन देखने को मिलती है और डबल 8 पिन वाले भी ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। बेसिकली ये काम क्या करते हैं, इसमें आपको डायरेक्टली केबल अटैच करना है और ये आपके डायरेक्ट PSU से ही अटैच हो जाते हैं और आपको वहीं से पावर ये अपना ले लेते हैं। इन्हें मदरबोर्ड से पावर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो इसे आप मॉनिटर से जोड़ोगे, 4K मॉनिटर से जोड़ोगे या फिर अपने आप 4K जो आपके टीवी होंगे या LED होंगे उससे LCD से जोड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट्स की। आपके डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट कौन कौन से दे रखे हैं। कई जो कॉमन पोर्ट है वो है HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट। कई अच्छे ग्राफिक्स कार्ड में आपको टाइप C वाला भी डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है। इसकी खासियत ये है कि इससे आप पावर भी ले सकते हैं, आपको इससे डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और साथ साथ अपने आप फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं और डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसका यूज आप अपने डिस्प्ले के पोर्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ये इसलिए लेटेस्ट कुछ ही ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलता है। चूँकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और महंगे हैं इसलिए आपको कम ही ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलती है। चूँकि फ्यूचर टाइप C का है इसलिए ये आपको जल्द ही सभी डिस्प्ले पोर्ट में देखने को मिल जाएगा, सभी ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलेगा। और साथ में जो पुराने पोर्ट हैं वो है VGA और DVI-D, तो उनसे भी आप डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए 60 हर्ट्ज का, तो आपको किसी भी पोर्ट में लगाइएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर हाई रिफ्रेश रेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पोर्ट का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है पावर देने की, इसलिए आपको अच्छी रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। HDMI से आपको बचना चाहिए, वो 60 हर्ट्ज वालों के लिए है। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने जितने भी आउटपुट बताए हैं डिस्प्ले पोर्ट के, उसमें से एक जो VGA है वो एक अकेला है जो एनालॉग है, यानी कि उसमें आप जितनी लंबी तार लगाएंगे उसकी कनेक्शन उतनी ही ख़राब होती जाएगी। यानी कि आज के समय में उसका इस्तेमाल वैसे तो कोई करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं वो देखने को मिलता है तो उसके इस्तेमाल से आपको बचना ही चाहिए। अगर मुझे इसमें से कोई एक चूज़ करना हो जो सबसे एकदम लेटेस्ट हो और सबसे अच्छा हो, तो वो मैं बोलूँगा टाइप C। इससे आप डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और डिस्प्ले भी पोर्ट के रूप में इसके इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसे पावर सप्लाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं API की। तो आपने API का भी नाम सुना होगा, तो इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि DirectX हो गया, OpenGL हो गया, Vulkan हो गया। यहाँ पे Vulkan सबसे पॉपुलर है और यहाँ पे ये AMD की तरफ से आता है और ये सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। DirectX बेसिकली PC के लिए है। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो API होता है, ये बेसिकली आपका काम ये करता है, ये जो आपके ग्राफिक्स कार्ड हैं उसमें जो प्रोग्रामिंग की हुई है आपके प्रोसेसर से या फिर मदरबोर्ड से बात करने के लिए, ये उस प्रोग्रामिंग को एक्सेस करता है और उसे रीड करके डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं GPU टेक्नोलॉजी की। ये जो आपके ग्राफिक्स बनाने वाली जो कंपनी है, AMD हो गया या फिर आपके ये जो NVIDIA हो गए हैं, ये आपको अपने तरफ से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। जैसे NVIDIA की तरफ से आपको G-Sync देखने को मिलता है, DLSS मिलता है देखने को, शैडो प्ले मिलता है, NVIDIA रिफ्लेक्स मिलता है, NVIDIA GPU बूस्ट मिलता है। ये सब तो आपको NVIDIA की तरफ से मिलते हैं। वैसे ही आपको AMD की तरफ से भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसा कि AMD की तरफ से आपको G-Sync के कंफर्टेबल में क्रॉस फायर देखने को मिलता है। लेकिन NVIDIA की तरफ से जो आपको लैंग्वेज आते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उनका जो ट्यूटोरियल है उनके YouTube पे वो अच्छी से दिए हुए हैं। जैसे कि रे ट्रेसिंग की अगर बात करें तो रे ट्रेसिंग का जो लेवल है वो NVIDIA में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये थी सारी बातें ग्राफिक्स कार्ड के कुछ बेसिक बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।